हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है +2 पॉलिटिकल साइंस, यानी कि इसके अंदर जो इंडियन पॉलिटिक्स यानी जो भारतीय राजनीति के अंदर जो वर्तमान जो परिवर्तन है, यानी कि वो परिवर्तन हम देखेंगे। जो 1990 का जो दशक है, उस 1990 के दशक में भारतीय जो राजनीति की दशा और जो दिशा है उसके अंदर कौन कौन से बदलाव आए या वो परिवर्तन आए। तो देखो, पीछे हमने पढ़ा कि भाई हम हिंदुस्तान का जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यहाँ तक हम आते हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि भी कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा है, यानी सेंटर और स्टेट में कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में रही है। और फिर हम देखते हैं कि 1967 का जो फोर्थ जनरल इलेक्शन है, उस फोर्थ जनरल इलेक्शन में भारतीय जो राजनीति है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। फिर जो है 1975 के अंदर जो इमरजेंसी का पीरियड था, और फिर भारत के अंदर एक द्विदलीय शासन प्रणाली की शुरुआत जो है, जनता पार्टी सत्ता में आती है, फिर इंदिरा गांधी फिर उभर करके आती है, और फिर जो 1989 का जो जनरल इलेक्शन है, उस जनरल इलेक्शंस के अंदर जो उसके बाद जो है जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, वो परिवर्तन कौन कौन से थे जो भारतीय राजनीति का जो 1990 का जो दशक है, उसका जो पीरियड है, उसका जो समय है। तो देखो, आपने ये देखा कि भाई 1984 के अंदर अपने देश की जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो 31 अक्टूबर 1984 को उसकी हत्या हुई, उसकी हत्या के बाद जो है पूरे देश के अंदर जो एक सहानुभूति की जो लहर थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उसके अंदर जो है रिकॉर्ड सबसे ज्यादा जो है वो 415 सीट लेकर के कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई, क्योंकि इंदिरा गांधी काफी पॉपुलर प्रधानमंत्री थी अपने देश की, और उसने ऐसे बोल्ड डिसीजन भी लिए जिसके लिए वो देश हमेशा याद रखेगा उनको। तो 1990 के दशक का जो पीरियड है, उससे पहले हम देखते हैं जो सहानुभूति की लहर चली, और फिर राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं देश के। राजीव गांधी जो है वो एक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव माइंड के व्यक्ति थे, और जो टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस इसके क्षेत्र में, उसकी एडवांस जो है वो सोच थी, और वो भारत के अंदर जो है वो सूचना क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। लेकिन हम उस समय ये देखते हैं कि जो राजीव गांधी का जो पीरियड था, उसके दौरान जो बोफोर्स कांड जो घोटाला है, यानी कि जो उस समय उसके जो रक्षा मंत्री होते थे वो कहा करते थे कि इसके अंदर जो घोटाला व स्कैम जो हुआ है उसकी सबूत जो है वो मेरी जेब के अंदर है, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन बोफोर्स कांड जो है वो इतना उछाला गया कि वो राजीव गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर गया। 1989 के अंदर जो जनता दल बना, और उस जनता दल के जो लीडर थे वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो वीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट जो थी वो लागू कर दी। यानी कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उसमें क्या था कि जो ओबीसी क्लासेज हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी हुई जो जातियां हैं, उन पिछड़ी हुई जातियों को केंद्रीय सेवाओं के अंदर 27% आरक्षण का जो है वो प्रावधान किया गया था। तो उस बीपी मंडल की जो सिफारिश है वो लागू कर दी गई थी। उसी समय हम देखते हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना जो है वो 1980 में हुई थी, और 84 के अंदर सिर्फ उसकी 2 सीट आई थी लोकसभा के अंदर। लेकिन जनता पार्टी में बाहर से उनको समर्थन दे रखा था, यानी कि वीपी सिंह को, और जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू कर दी देश के अंदर, अब बीजेपी जो है वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, और जो हिंदू
हिंदुत्व जो है या हिंदुइज्म जो है या हिंदुत्व के नाम पर जो इसने एक राजनीति की जो शुरुआत की थी राम मंदिर मुद्दे को लेकर के, जो अभी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास किया है, तो उस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के और हिंदुत्व के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए उसने सोमनाथ जो है, ये आपका पड़ता है गुजरात के अंदर, जो सोमनाथ मंदिर है वहां से लेकर के और 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करके और इनको आना था अयोध्या। वहां आकर के इनको कार सेवा करनी थी। कार सेवा मतलब एक वॉलेंटियर के तौर पर अपनी स्वैच्छिक जो है प्रत्येक घर से 1 ईंट और 1 रुपये की जो है वो डिमांड की गई थी और वहां मतलब वॉलेंटियर जो है वो अपना काम करना था इनको। तो इनको सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक, अयोध्या जो है आपका जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश की पूर्वी जो हिस्सा है उस पर स्थित है ये, और जो भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान मानते हैं ये अयोध्या के अंदर, और जो सरयू नदी के किनारे है, तो वहां से एक रथ यात्रा जो है स्टार्ट की थी। एक रथ मतलब एक ट्रक को एक रथ का आकार दिया गया था, जिसके सारथी वर्तमान अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है इस रथ यात्रा को शुरू किया था। लेकिन जो ही लाल कृष्ण आडवाणी बिहार के सहारनपुर जिले के अंदर पहुंचा, तो उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बिहार के लालू प्रसाद यादव, इन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। और जो ही अरेस्ट किया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी उस जनता दल पार्टी का घटक दल था, बीजेपी ने उसको प्रेशराइज किया कि भी लालू को जो अरेस्ट किया गया है, तो फिर वापस बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर वहां पर जो है बाद में छोड़ भी दिया गया था, लेकिन वहां कार सेवा जो है इनको करनी थी, रोक दिया गया था। अब यहां पर हम देखते हैं कि उसी टाइम पीरियड के अंदर एक अपनी भारतीय राजनीति के अंदर एक केस आया था, शाहबानो केस, जो जिसमें एक मुस्लिम वयोवृद्ध महिला जो है वो अपने तलाकशुदा पति से जो है वो भत्ता की डिमांड की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह भी दिया था, लेकिन जो मुस्लिम वोट हैं उन मुस्लिम वोटों के जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उस तुष्टीकरण की राजनीति को खूब बुनाया राजीव गांधी ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें संविधान संशोधन करके और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी डिसमिस कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी समय राजीव गांधी ने भी जो एक इसके ऊपर ताला लगा दिया गया था, उस ताले को खुलवा करके यहाँ पूजा अर्चना करवाई गई, ताकि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो अपने जो हिंदू वोट बैंक है उसको नाराज नहीं करना चाहती थी। और खुद जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो अपना जनरल इलेक्शंस का जो कैंपेन है, वो कैंपेन जो है वो सबसे पहली बार उन्होंने अपना जो चुनाव प्रचार शुरू किया था वो अयोध्या में इन्होंने अपनी रैली की थी, वहां से राम राज्य की बात भी कही थी, और वो शाहबानो केस। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय राजनीति के अंदर जो एक प्रकार से उस राजनीति की जो दिशा है और जो दशा है उसको काफी चेंज किया इसने। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उस बाबरी मस्जिद के प्रत्युत्तर में अपने देश के अंदर फिर एक सांप्रदायिक घटनाएं घटी, सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। इसका ये नहीं कि भाई सिर्फ अपने ही देश के अंदर सांप्रदायिक या कम्युनल राइट्स हुए, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, पाकिस्तान के कराची शहर में काफ़ी हिंदुओं के जो मंदिर थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, और अपने देश के अंदर बम्बई के अंदर जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जिसके अंदर 1000 लोग जो हैं वो मारे गए थे, और विशेषकर उन्हीं क्षेत्रों को या उन्हीं कॉलोनी को या उन्हीं बाजार को टारगेट किया था जहां हिंदू आबादी जो है वो ज़्यादा थी। और फिर उस समय हम देखते हैं कि जो भारत की जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो अपनी पहचान थी कि वो अपनी विविधता को समेटे हुए है, उस पहचान को भी थोड़ा सा धक्का लगा, और फिर अपने देश के अंदर कम्युनल राइट्स जो है वो हुए। और फिर आपने देखा 2002 के अंदर जो गोधरा कांड हुआ, उसके बाद फिर जो है अपने देश के अंदर एक हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण है उनको अपने फेवर में करने का प्रयास किया गया। तो हम देखते हैं कि
एक तो 1990 के दशक के अंदर जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया गया, फिर मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया गया, फिर उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो राम मंदिर है, राम मंदिर के मुद्दे को भी खूब बनाया गया बीजेपी के द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। और ये स्लोगन्स था उस समय कि भाई जो कसम राम की हम खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और फिर वहाँ थोड़ी सी दूर लखनऊ के अंदर उसी समय अपने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वहाँ अपना स्पीच दिया था, और लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ये सभी जो है लोग उसके अंदर ये शामिल थे। और फिर उसी दौर में हम देखते हैं कि जो गठबंधन की जो राजनीति है, गठबंधन की जो राजनीति है, उस गठबंधन की राजनीति की भी यहां से हम शुरुआत मान सकते हैं। यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि भी गठबंधन से क्या अभिप्राय है, और भारतीय राजनीति में गठबंधन की जो सरकारें हैं उनका आगाज या उनकी शुरुआत हो चुकी है यहां से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गठबंधन से जो है वो क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहला है कि गठबंधन से देखो, जब इलेक्शंस होता है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन हो, तो उसके अंदर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करती है, वो भाग लेती है। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब उनका रिजल्ट्स आता है, तो उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती या बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है, या बहुमत का आंकड़े को नहीं छू पाती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसकी नीतियां और कार्यक्रमों में थोड़ी समानता हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो हाथ मिलाती है और अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के आती है और अपना एक साझा कार्यक्रम लेकर के, और वो सरकार का गठन का निर्माण करते हैं। वो होती है गठबंधन। यानी कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अब बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है, तो वो दूसरे दलों के साथ अपना गठजोड़ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के आते और वो उस दल के साथ सरकार बनाने की कोशिश करती है। वो कहलाती है गठबंधन की राजनीति। जैसे हम देखते हैं 1989, 91, 96, 98, 99, 2004, 2009, यानी कि ये जो इलेक्शंस हम देखें, इसके अंदर जो है वो 10 सरकारों का निर्माण हुआ। और गठबंधन की जो राजनीति अब 2014 के अंदर जो कम से कम 30-32 साल के बाद जो है ये रिकॉर्ड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है, और फिर जनता जो एक बीजेपी जो है वो अपना स्पष्ट बहुमत लेकर के सत्ता में है। लेकिन उससे पहले हम 99 को देखें, 91, 96, 98, 99, 2004 और 2009, इसके अंदर जो है कभी एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि इनको जल्दी जल्दी जो है वो सत्ता से भी बाहर होना पड़ा। तो गठबंधन की जो राजनीति जो है उसकी शुरुआत हो गई थी। अब हम देखते हैं कि गठबंधन की जो राजनीति है, गठबंधन की राजनीति, ये जो गठबंधन होता है ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है चुनाव से पूर्व, चुनाव से पूर्व, और एक होता है चुनाव के बाद। देखो, जो चुनाव से पूर्व होता है ये सकारात्मक होता है, क्योंकि जो चुनाव से पूर्व जो गठबंधन होता है, उस गठबंधन के दल की जो नीतियां और जो कार्यक्रम होते हैं, उन नीतियां और कार्यक्रमों पर विश्वास जता करके जनता उसको अपना समर्थन दे देती है, उसको पता चल जाता है। लेकिन चुनाव के बाद जो गठबंधन होता है वो नकारात्मकता को लिए हुए होता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी कुर्सी के लिए, अपने मंत्री पद के लालच के लिए, या सरकार में हिस्सेदारी के लिए, प्रशासन में अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए, वो क्या करती है, अपने दल के जो नैतिक नियम, जो आदर्श वगैरह होते हैं, उनके साथ समझौता करके और वो सरकार में शामिल हो जाती है।
तो वो क्या होता है, वो नकारात्मकता को लिए हुए होता है। और कई बार क्या होता है कि कोई जो बड़ी पार्टी है या जो और अन्य छोटे जो दल हैं उसमें नकारात्मकता को लिए कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हमने सत्ता से बाहर करना है, हमें सत्ता से बाहर करना है, तो ये नकारात्मकता लिए हुए होता है चुनाव के बाद। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, वही शिवसेना जो कभी कांग्रेस पार्टी और उसके साथ उसकी विचारधाराओं में काफी टकराव है, एनसीपी वहां, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए शिवसेना और कांग्रेस जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे, एनसीपी, उन तीनों ने मिलकर के और सरकार गठन का निर्माण किया। तो कई बार क्या होता है, ये नकारात्मकता को लिए हुए होता है। अब हम देखते हैं कि जो गठबंधन की जो राजनीति है, गठबंधन की राजनीति के कारण क्या है। तो सबसे पहला है जो राजनीतिक दलों की जो निष्क्रियता है, वो सबसे बड़ा कारण है गठबंधन की राजनीति का। क्योंकि देखो, चुनाव के समय विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता से वादे करती है, यानी कि वो बरसाती मेंढक होते हैं। उस समय क्या होता है, जनता को जो लॉलीपॉप दिए जाते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, जो झूठे वादे दिए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं, तो जनता उन नारों में वो बहक जाती है। और फिर वो चुनाव जीतने के बाद जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो जनता से पूरे की तरह जो कट ऑफ हो जाते हैं, तो जनता क्या करती है कि उसको सबक सिखाने के लिए या उसको जब सत्ता से बाहर करती है तो अपना एक विकल्प देखती है। अब वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को साथ अपना समर्थन जुटाती है, लेकिन सभी राजनीतिक नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सभी जो है, जो दूसरे दलों से जो हमने जनता ने आस लगाई थी, वो भी इस प्रकार का जब बिहेव करता है, वो जनता के दुख तकलीफ या उसे पर कट ऑफ रहता है, या वो उन सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पाता, अपने उन वादों को पूरा नहीं कर पाता है, तो इससे क्या होता है, इससे मत विभाजन हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि भारतीय समाज जो है वो जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ है। यानी कि भारतीय राजनीति के हम देखते हैं तो भारतीय राजनीति के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जातियों का खेल है, इससे ऊपर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने मजहब के आधार पर, अपने जाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर उन मतों का हम उस पॉलिटिकल पार्टी को उसको देते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जो भारतीय मतदाता जो है अपनी जाति को, अपने क्षेत्र को, अपने धर्म को आधार मान करके जब अपने वोट का वो इस्तेमाल करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण ये है कि भाई जो रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय जो दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ है, यानी कि ये क्षेत्रीय दल जो है वो काफी संख्या में बढ़े हुए हैं। वो जो क्षेत्रीय दल, इससे क्या हुआ, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके जो परंपरागत जो वोट बैंक था एक प्रकार से, उसमें काफी सेंध लगी है। और जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपने क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं और उस क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर वो अपने मत हासिल कर लेते हैं। तो इससे सेंटर के अंदर या स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि जो मतों का जो विभाजन हो जाता है, उसकी वजह से राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है कि वो एक गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। चौथा कारण क्या है, वो चौथा कारण है आपका कि जो भारत के अंदर जो ओबीसी यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी हुई जो जातियां थी, उन पिछड़ी हुई जातियों के अंदर जो अवेयरनेस आई है, उनके अंदर जो जागरूकता आई है, अब वो ज्यादा से ज्यादा प्रशासन के अंदर अपनी भागीदारी चाहने लगे हैं। और जब उनके अपने मुख्यमंत्री या मंत्री पद या उन प्रशासनिक जो भागीदारी ज्यादा बढ़ी है, तो इससे क्या हुआ कि वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। जैसे बिहार के अंदर हम देखते हैं लालू प्रसाद यादव जो सत्ता में आता है, मुलायम सिंह यादव है, कर्पूरी ठाकुर है, या दूसरे अन्य जो इस प्रकार के जो नेता हैं और उनकी जो प्रशासन में ज्यादा भागीदारी बढ़ी है, तो वो अपने उन्हीं आधार के ऊपर अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय राजनीति के अंदर जो विभिन्न कारक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों का जो गिरता हुआ जो सत्र है, गिरता हुआ सत्र का मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो भारतीय राजनीति है, इसमें नैतिकता का कोई मापदंड नहीं है। ऐसे सभी राजनीतिक दल जो हैं
उनका एक ही लक्ष्य हो गया है, और वो लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करना। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद, अपने जो विचारधारा उससे भी समझौता कर लेते हैं, या अपने नैतिक मूल्य आदर्श जो हैं उनको भी, उनसे भी समझौता कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो वोटर्स होता है उसको धक्का पहुंचता है इन सब बातों से। तो ये सब कारण थे जो भारतीय राजनीति में गठबंधन के राजनीति के जो कारक रहे हैं। अब उसके आगे वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय राजनीति के गठबंधन के विभिन्न जो प्रतिमान हैं वो कौन कौन से हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।